नमस्कार दर्शकों, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और सियासत भी एक अजीब खेल है, और जब सियासत की बात आती है तो बनी की सियासत सटीक बैठती है। और जब यहाँ पर आपने इलेक्शनों का दौर देखा तो यहाँ एक मुद्दा बड़ा गरमाया था, वो था पहाड़ी एसटी स्टेटस को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो एसटी स्टेटस कहीं, मुझे लगता है कि कहीं रास्ते में खो गया है, या कहीं जम्मू से आगे नहीं बढ़ रहा है, अभी तक वहीं लटका हुआ है। क्योंकि सरकार को बने हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। लेकिन चलो, हमारे विधायक बनी के कहीं ना कहीं उस पर बात तो करते हैं, लेकिन अब थोड़ा हटके है। क्योंकि आरबीए पे चर्चा चल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक कानून निकाला गया है कि यहाँ 10% रिजर्वेशन जो है आरबीए के तहत इन क्षेत्रों को दी जाती थी, उसको घटाकर 7% कर दिया गया है। आखिर बनी के और सियासतदान क्या सोचते हैं इसके ऊपर, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के परमानेंट सिटीजन जिन्हें कहूँगा मैं, और बनी की एक शान है हमारे गौरी शंकर जी, उनसे बात करेंगे इस पर। सर, किस तरह देखते हैं कि यहाँ एसटी स्टेटस की बात करते हैं हम, इलेक्शन के ऊपर वो मुद्दा गरमाया रहा, लेकिन यहाँ जब आरबीए का यहाँ सब लोगों को दिया जाता है, जहाँ 10% को लेकर बात चल रही थी, आज उसी को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसला 7% किया गया है। किस तरह देते हैं इसको? सबसे पहले आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। हमें तो आए, जैसा कि आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, पहाड़ी एसटी स्टेटस की बात कर रहे हैं, आरबीए की बात कर रहे हैं, तो मेरी राय इस मसले में बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि जो लोगों का हक हो, चाहे वो पहाड़ी स्टेटस हो चाहे आरबीए हो, वो मिलना चाहिए, जो हमारे लोग डिज़र्व करते हैं। मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता। मैं समझता था पॉलिटिक्स में आने से पहले, और अब भी ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियन कहा करते थे कि सेवा करने के लिए हम सियासत में आए हैं। तो सेवा के नाम पे अपनी सेवा करवाना किसी भी सियासी लीडर के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अनर्थ है जनता के साथ। मैं चाहूँगा कि सियासत में किसी को नीचा दिखाने के बजाय अपनी तरफ से हम क्या कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, हम अपनी तरफ से क्या दे पाते हैं अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, वो देने की कोशिश की जानी चाहिए। और सियासत की बात रही तो जैसा कि अभी आप हाल ही में देखें, मैं इस रिजर्वेशन के मुद्दे पे बाद में आऊँ। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि सेवा, जिसको सेवा कहते हैं, तो सेवा का एक पहले ही हम देख चुके हैं। एक जो जिस तरह से बेरोज़गारी हमारे पूरी स्टेट में, पूरी यूटी में जिस तरह से फैली हुई है, और जिस तरह से बेरोज़गार नौजवान जो हैं वो तरस रहे हैं, तड़फ रहे हैं अपनी पढ़ाई करने के बाद, अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, टेम्पररी जॉब लेने के लिए भी तरसते रहते हैं। तो इस सिलसिले के तहत हमने सोचा था कि शायद पब्लिक की नुमाइंदगी होगी, गवर्नमेंट बनेगी, नुमाइंदे बनेंगे तो लोगों को बेरोज़गारी से राहत मिलेगी। बट आपने नमूना देख लिया उसका कि जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया ये अपना बेसिस। जैसा कि सेवा का एक नमूना आप देख चुके हैं हाल ही में, जिस तरह से इतने बेरोज़गार हमारे लोग हैं, उनके लिए कुछ ना किया सरकार ने, बल्कि उसके लिए क्या किया गया, सैलरीज़ बढ़ाई गई। और जो विधायक हैं, एक्स हैं, चाहे इस वक्त के हैं या पूर्व एमएलसी वगैरह हैं, उनकी सैलरी इस तरह से बढ़ाई गई बेतहाशा तरीक़ा से कि वो गरीब जनता को, अनएम्प्लॉयड यूथ को एक ज़बरदस्त झटका दिया गया। उसी के अगर उस सैलरी को ना बढ़ाया जाता, उन नई नई गाड़ियों को ना ख़रीदा जाता, बल्कि यूथ को कुछ दिया जाता, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को रोज़गार मिल सकता था। मतलब मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। यहाँ इस टेन्योर की बात करें हम, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पर बनी है, तो युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें थी। यहाँ पर जिस तरह से युवाओं से वादे किए गए कि हम रोज़गार देंगे, वहीं एसटी स्टेटस की बात करते हैं तो यहाँ उस पर भी युवा काफ़ी खुश नज़र आए जब इसका वादा किया गया कि बहुत जल्द इन क्षेत्रों को एसटी स्टेटस जो है दिया जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं एसटी स्टेटस पे तो बात कौन करेगा, लेकिन
आरबीआई को ही यहाँ से मिटाने का प्रयास जो किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जिस तरह से किया जाना चाहिए था, युवाओं को ही नहीं, मुझे भी, और मुझे लगता है कि सबको ये उम्मीद थी कि अगर गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार एक आएगी तो ये बेरोज़गारी जो है इसको काफ़ी हद तक दूर किया जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी कोई इस पे काम हुआ है। हाँ, जो ये ज़रूर हुआ है कि उनकी तरक्की ज़रूर हुई है। जिस तरह से सैलरीज़ बढ़ाई गई, जैसे 3-3 लाख तक सैलरीज़, 20-20 हज़ार रुपये उनको महीने का फ़ोन करने के लिए, बाकी बहुत से अलाउंसेस उनको दिए गए, बहुत से पैसे जो है वो विधायक की झोली में आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। कोई उस मसले में नहीं बोला कि इनको ये सैलरी बढ़ाने के बजाय जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको कोई पैकेज दिया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए, बट कोई नहीं उसके लिए बोला, उसके लिए कोई अपोजिशन नहीं, कोई सब समर्थन में खड़े हो गए। डेली बेजर, एसपीओज, किस किस की बात करूँ, आशा वर्कर्स, रेवरेज, जितने भी हैं सब बुरी तरह से सफ़र हो रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर देखिए आप, हेल्थ सेक्टर देखिए, बहुत सी परेशानियाँ हैं। बट आज का जो मुद्दा है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सियासत करने के लिए मैं उस तरह की सियासत नहीं करता हूँ। मैं इस तरीके से बात करता हूँ कि जिस तरह से हमारे इलाका को, पहाड़ी इलाका, ये हमारी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा एरिया, आप यहाँ तक भी, या बंधार से लेकर आप जाइए, आप बांजल, भटवाल, भटोडी, ये अपना एरिया जितना भी है, सधौता है, चाहे वो लोहाई मल्हार का एरिया है, जो भी पहाड़ी इलाका है, यहाँ देखिए रिजर्वेशन की वजह से ही हमारे लोग जो थे वो आगे बढ़ पाते थे, गिने चुने लोग हैं, क्योंकि हालात यहाँ के ऐसे हैं। जो आरबीआई यहाँ दिया गया वो ऐसे ही नहीं दिया गया है, वो इस वजह से ही दिया गया कि क्योंकि इस इलाका में काफ़ी टफ़ कंडीशंस थी, काफ़ी टफ़ हालात से उस जहाँ से बच्चे पढ़ाई करके अपनी निकलते थे, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये चीज़ें दी गई थी। बट अब हम देख रहे हैं कि पहाड़ी स्टेटस के बाद एक और झटका जो है वो हमारे इलाके के लोगों को लगने जा रहा है, और उमर अब्दुल्ला साहब और उसकी सरकार ने ये एक वो अपना जो प्रोजेक्ट किया है रिजर्वेशन के लिए, जो एलजी साहब के पास भेजा हुआ है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो एलजी के साइन की देरी है, बस कि उनके साइन हो गए तो बस ये हो जाएगा। हमारे इलाका में अगर मैं एक दूसरे पे उंगली उठाऊं, पुराने ने ये किया, नया ये कर रहा है, ये वक्त नहीं है। पुराने और नए की बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज़ साफ़ है कि हमारे लोगों को एक झटका दिया जा रहा है। इसमें चाहे पुराने हों चाहे नए हों, मैं सबसे अपील करूंगा कि चाहे वो डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, गांव के लोग हैं, पढ़े लिखा यूथ है, पॉलिटिक्स को साइड पे छोड़ दीजिए, और अगर पॉलिटिशियन इस मसले को आगे नहीं लेके जाते हैं तो यूथ को आगे निकलना चाहिए, पढ़े लिखे यूथ को आगे निकलना चाहिए। पॉलिटिक्स इस मसले में नहीं होनी चाहिए। अगर इस वक्त 3% हमारा और लेस कर दिया गया तो ये समझ लीजिए कि हमारे इलाके का यूथ जो है वो कई पीढ़ियों तक जो है वो तरसेगा, और दोबारा इस कोटा को बढ़ाने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इतना संघर्ष कोई कर पाएगा कि दोबारा कोटा जो है वो हमारा बढ़ पाएगा। आप देख पा रहे हैं कि 20 से ये 7 पे पहुंच रहा अभी, तो आगे आगे और कम हो जाएगा, और काफ़ी दिक्कत का सामना जो है वो हमारे यूथ को, जो बड़ी मुश्किल से उनके पेरेंट्स जो है वो मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। मसाब, मेरा अब आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से यहाँ पर एक फ्लड की सिचुएशन जो है पूरे बनी में बनी, हाल ही में पीछे 2 महीने की बात करेंगे, 2 महीने पहले की बात है, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के मकान उसमें चले गए, लोगों के आर बाल गिर गए, लोगों के भ्रष्ट बाल चली गई, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक फैसला पेंडिंग, बीते कई सालों से चल रहा है मसला। लेकिन अब मैं बात करूँगा गत्ती डैम को लेकर, बात चल रही है कि यहाँ पर जिस तरह से डैम पूरी भर चुकी है, आपने शायद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अब लोगों का कहना है कि हमें जो है डैम से रेता और बजरी जो है उठाने दिया जाए। लेकिन जब प्रशासन कहता है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस निकाला जाता है कि आप लोगों को माइनिंग जो है बैन की जाती है, लेकिन यहाँ तो कोई माइनिंग का इशू नहीं है, ये आज भी खाली होगी, कल भी खाली होगी, क्योंकि एनएचपीसी की तरफ से यही कहा जाता है कि बहुत जल्द हम इसकी टेंडरिंग करेंगे और इसको फ्लैश फ्लड करके हम इस जो मटेरियल डैम के अंदर लगा हुआ है इसको बाहर निकालेंगे। लेकिन लोग आज भी कहीं ना कहीं हरास हो रहे हैं। किस तरह? देखिए, जैसा कि आपने हाल ही में जो बारिशें हुई हैं, जो जिस तरह से इलाके के लोग जो हैं वो सफ़र हुए हैं इस बार, ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारे इलाका के लिए चिंता की बात है। इससे उम्मीद थी कि लोगों को बहुत जल्द इससे राहत मिलेगी, बहुत जल्द एक अच्छा पैकेज मिलेगा, ना वो पैकेज मिला, ना लोगों को इसके लिए बस फाइलें बनाने के लिए दौड़ाते रहे, और जितना अमाउंट इनको दिया भी गया है लोगों को, वो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है।
उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ लोगों को। और ये आप तो ये एक छोटी सी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये छोटी बात है कि रेता बजरी जो है वो लोगों को यहाँ से मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा लोग डिज़र्व करते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए था। अब रही रेता बजरी की बात, तो जैसा कि आपने कहा कि NHPC वाले कहते हैं कि टेंडरिंग करके इसको निकाला जाएगा, ये मुझे लगता है कि ये भी एक षड्यंत्र चल रहा है। एक षड्यंत्र इस तरीके से चल रहा है कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसको सेव किया जा रहा है। जो आम जनता है वो इसमें फिर कुचली जाएगी। मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और हमारे मौजूदा विधायक जो है मास्टर उनसे मैं भी। बीच में रोकना चाहूँगा, ये खबर हमारे कानों तक भी पहुंची है कि इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो है इस वक्त चल रहा है। लेकिन अगर कल को इसमें कोई षड्यंत्र पाया जाता है तो उसमें किस तरह की सपोर्ट जो है आप लोगों को करेंगे और लोग क्या उम्मीद रखें आपसे? डेफिनेटली सपोर्ट जो एक अच्छा काज है, अच्छी बात है, उसके लिए सपोर्ट हमेशा हम रेडी रहते हैं और जिस तरह की भी सपोर्ट हमारी चाहिए होगी उसके लिए हम तैयार रहेंगे और जब जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊँगा। बट मेरी पहले गुजारिश रहेगी और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि देखिए ये माइनिंग का प्रोसेस जो है यहाँ एक्सेप्शनल केसेस में देखना चाहिए कि यहाँ ये कोई माइनिंग इससे लास्ट नहीं होता, यहाँ से इन्होंने माल ये निकालना ही निकालना है। जब निकालना ही है तो क्यों ना उन जनता को, उस गरीब लोगों को दिया जाए, क्योंकि इस डैम की वजह से लोगों ने ज़मीनें भी दी हैं, लोगों ने काफ़ी परेशानियाँ भी फेस की हैं। तो इसका फ़ायदा अगर लोगों को नहीं होता है, बाकी क्या दिया जा रहा है लोगों को इस यहाँ से इस प्रोजेक्ट की तरफ से लोगों को क्या मिल रहा है, बस सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और क्या डिज़र्व करते थे और क्या मिल रहा है। ये रेता बजरी अगर लोग यहाँ से उठाना चाहते हैं तो इसके लिए एक तरीका अपनाया जाना चाहिए और दी जाना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, ये इसका हक बनता है इनका। इसके अलावा देखिए मैं अपने जो मौजूदा विधायक हैं डॉक्टर रामेश्वर जी से, उनसे भी ये अपील करूंगा कि माइनिंग में आप वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि माइनिंग में क्या हो रहा है, शहरों में क्या हो रहा है, किस तरह से उठाया जा रहा है वहाँ से, किस तरीक़े से लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये उनकी ड्यूटी भी बनती है कि इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व करें, इसका सलूशन निकालें और लोगों को राहत मिले, ताकि यहाँ से जो मटेरियल है जो वैसे भी उठाना ही है यहाँ से, इसको लोगों को इसका मैक्सिमम फ़ायदा जो है वो मिलना चाहिए। लोगों का काफ़ी बर्डन हो रहा है, जो बेचारे ट्रैक्टर लगा के ख़रीद के बैठे हुए हैं, गरीब जनता है, सब जानते हैं कि यहाँ किस्तें देने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, फिर भी अपना पालन पोषण अपने परिवार को पालने के लिए बच्चे काम कर रहे हैं अगर, तो इनके लिए सहायता करनी चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो जो एक बहुत बड़ी बीमारी जिसके बारे में बातें बहुत की जाती हैं लेकिन रिज़ल्ट ज़मीन पे कुछ नहीं दिखता है, लोग नशे की तरफ जाते हैं। तो या ये लोग जब हरास होते हैं, जब लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तो डेफिनेटली वो दूसरी लाइन ही पकड़ेंगे। जब कोई कमाई करना चाहता है और पॉजिटिव वे से सही तरीक़ा से अपने बच्चों का अपना पेट पालना चाहता है, तो उसके लिए उनको मौका दिया जाना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। मेरी तरफ से सबके साथ सपोर्ट रहेगी। जहाँ कहीं भी किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, जो मैं कर पाऊँगा उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये थे मेरे साथ बनी के समाज सेवक कहूँ जिन्हें मैं मास्टर गौरीशंकर जी, जिन्होंने साफ कहा कि यहाँ बच्चों के साथ खिलवाड़ जो है किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार को होश में आना होगा और इस तरह के फैसले लेने से पहले कहीं ना कहीं जनता को हरास किया जा रहा है और लगता है कि आने वाले समय में लोग जो हैं धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। ये साफ कहना है मास्टर गौरीशंकर जी का।